स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फियरकास्ट हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमैक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, हाइप, जो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। अगर मुमकिन हो तो उसे भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की दहशत भरी कहानी की ओर। मेरा नाम आदित्य है। मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी अपनी बहन प्रिया के साथ घटी है। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, कि ये सब अंधविश्वास है। मैं भी यही मानता था 3 महीने पहले तक। पर अब मैं जानता हूं कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। कुछ ऐसा अंधकार है जो सिर्फ इंतजार करता है किसी कमजोर पल का, किसी टूटे हुए इंसान का, ताकि अंदर घुस सके। ये सब शुरू हुआ था पिछले साल जनवरी में। हम रहते हैं देहरादून में। मैं 28 साल का हूँ, एक IT कंपनी में काम करता हूँ। प्रिया मुझसे 5 साल छोटी है, 22 की। वो अभी अभी अपनी MA पूरी करके घर लौटी थी दिल्ली से। हमारे माता पिता दोनों गुजर चुके हैं। पापा 4 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से और मम्मी 2 साल पहले कैंसर से। घर में बस हम दोनों भाई बहन थे। प्रिया हमेशा से खुश मिजाज लड़की थी, हंसती रहती थी, दोस्तों से बातें करती रहती थी, गाना सुनती थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी रोहन नाम के एक लड़के से जो बैंक में मैनेजर था। शादी मार्च में होनी थी। सब कुछ सही चल रहा था। पर 15 जनवरी की वो रात सब कुछ बदल गई। उस दिन प्रिया अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग गई थी। शादी की तैयारियां चल रही थीं तो वो कपड़े देखने गई थी। शाम को लगभग 7 बजे वो घर लौटी। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। भैया, मैं आ गई, उसने दरवाजा खोलते हुए आवाज लगाई। हाँ, आजा, चाय बना दे जरा, मैंने अपने कमरे से ही चिल्लाकर कहा। करीब 10 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि रसोई से कोई आवाज नहीं आ रही। आमतौर पर प्रिया चाय बनाते हुए गाना गुनगुनाती रहती थी। मैं उठकर बाहर आया। प्रिया सोफे पर बैठी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी नजरें सामने दीवार पर टिकी हुई थीं। प्रिया, क्या हुआ, मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस वैसे ही बैठी रही, घूरती हुई। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, वो चौंकी जैसे नींद से जागी हो। हाँ हाँ भैया, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? ऐसे क्यों बैठी थी? कुछ नहीं, बस थक गई हूं शायद। बहुत भीड़ थी आज मार्केट में। उसने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ खाली सा। ठीक है, आराम कर ले, मैं चाय बना लेता हूं, मैंने कहा। उस रात खाना खाते वक्त भी प्रिया बहुत कम बोली, बस धीरे धीरे खाना खाती रही। मैंने सोचा शायद सच में थक गई होगी। मैं सोने जा रही हूं भैया, उसने 9 बजे ही कह दिया। आमतौर पर वो 11 से 12 बजे तक जागती थी। इतनी जल्दी? कोई वेब सीरीज नहीं देखनी आज? नहीं, नींद आ रही है। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं 1 बजे तक काम करता रहा, फिर मैं भी सोने चला गया। मेरा कमरा प्रिया के कमरे के ठीक बगल में था। रात को करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। मुझे प्यास लगी थी। मैं उठा और कमरे से बाहर निकला। हॉल पार करके रसोई की तरफ जा रहा था, तभी मुझे प्रिया के कमरे से आवाज आई। कोई बात कर रहा था। मैं रुक गया। शायद प्रिया फोन पर बात कर रही होगी, मैंने सोचा। पर इतनी रात को? मैं उसके दरवाजे के पास गया। दरवाजा थोड़ा अध खुला था। हाँ, मैं जानती हूं, मैं आऊंगी। प्रिया की आवाज थी, पर कुछ अलग थी, धीमी, भारी। वहां अंधेरे में, मैं इंतजार करूंगी। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला और अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी थी। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी, पीठ मेरी तरफ। वो बात कर रही थी, पर उसके हाथ में कोई फोन नहीं था। प्रिया, मैंने आहिस्ते से कहा। वो रुक गई। फिर धीरे धीरे उसका सिर मेरी तरफ घूमा। अंधेरे में मैं सिर्फ उसकी सिलहुएट देख पा रहा था। भैया, आप? उसकी आवाज नॉर्मल थी अब। किससे बात कर रही थी तू? बात? मैं तो सो रही थी। नहीं, मैंने सुना। तू किससे बात कर रही थी?
मैं नींद में बात कर रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसने हल्की हंसी दी। मैं असमंजस में था। ठीक है, सो जा, गुड नाइट। मैं वापस अपने कमरे में आया, पर नींद नहीं आई। कुछ तो गड़बड़ था। प्रिया ने कभी नींद में बात नहीं की थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो प्रिया पहले से ही जाग चुकी थी। वो रसोई में नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग भैया, उसने चहकते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। क्यों? कल रात? ओह वो, सॉरी भैया, पता नहीं क्या हो गया था। शायद बुरा सपना देख रही थी। वो सामान्य लग रही थी, हंस रही थी। मैंने सोचा शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। कोई बात नहीं, चल नाश्ता लगा। अगले 2-3 दिन नॉर्मल रहे। प्रिया अपने काम में लगी रही। शादी की प्लानिंग, रोहन से बातें, सहेलियों से मिलना, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर 19 जनवरी को फिर से कुछ अजीब हुआ। वो शाम थी। मैं ऑफिस से लौटा था। प्रिया घर में नहीं थी। उसने सुबह बताया था कि वो रोहन से मिलने जा रही है। मैं फ्रेश होकर टीवी देख रहा था, तभी मेरा फोन बजा। रोहन था। हाँ रोहन, कैसा है भाई? आदित्य भाई, वो। प्रिया, उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ? प्रिया ठीक है ना? वो, मुझे नहीं पता भाई। आज उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? हम कैफे में बैठे थे। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बातें कर रही थी, हंस रही थी। फिर अचानक वो चुप हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने मेरी तरफ देखा और भाई उसकी आंखें कुछ अलग थीं, एकदम खाली, जैसे वो मुझे पहचान ही नहीं रही हो। फिर फिर उसने कहा, तुम कौन हो? मैं सोचा मजाक कर रही है तो मैं हंसा, पर वो सीरियस थी। उसने सच में पूछा कि मैं कौन हूं और वो यहां क्या कर रही है। मैं घबरा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो चीख पड़ी, मुझे मत छुओ। इतनी जोर से चीखी कि पूरे कैफे के लोग हमें देखने लगे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो अभी कहाँ है? वो वो रेस्टरूम गई है। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। आप जल्दी आ सकते हैं क्या? मैं अभी आता हूं। कौन सा कैफे? क्लॉक टावर के पास वाला कैफे डे। मैंने फोन काटा और तुरंत बाहर निकला। गाड़ी निकाली और भागा। 15 मिनट में मैं कैफे पहुंच गया। रोहन बाहर खड़ा था। उसका चेहरा परेशान था। कहाँ है वो? मैंने पूछा। अंदर बैठी है। वो रेस्टरूम से वापस आई तो फिर से नॉर्मल हो गई थी। ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम अंदर गए। प्रिया टेबल पर बैठी कॉफी पी रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। भैया, आप यहाँ? रोहन ने फोन किया। वो बोल रहा था तू ठीक नहीं है। प्रिया ने रोहन की तरफ देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुमने क्यों परेशान किया भैया को? रोहन हक्का बक्का रह गया। पर प्रिया, तुमने अभी अभी। मैंने क्या? प्रिया की आवाज में जेन्युइन कंफ्यूजन था। तुम्हें याद नहीं? तुमने पूछा मैं कौन हूं। तुम चीखी थी। प्रिया हंसी। क्या बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भैया, इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? मैं प्रिया को गौर से देख रहा था। वो सच में कंफ्यूज लग रही थी। उसे वाकई याद नहीं था। प्रिया, तुझे सच में याद नहीं? क्या याद नहीं? हम यहां आए, बैठे, बातें की, मैं रेस्टरूम गई, वापस आई, बस। और कुछ नहीं हुआ। रोहन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ तो बहुत गड़बड़ था। चल घर चलते हैं, मैंने प्रिया से कहा। रास्ते भर प्रिया सामान्य रही। गाना सुन रही थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसे आराम करने को कहा। रात को मैंने रोहन को फोन किया। यार रोहन, तू पक्का है ना कि प्रिया ने ऐसा किया? यार मैं कसम खाकर कहता हूं, वो 5 मिनट के लिए बिल्कुल बदल गई थी। जैसे जैसे वो प्रिया ही नहीं थी। मैं कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा उसे। हाँ भाई प्लीज, मैं बहुत डर गया था। अगली सुबह मैंने प्रिया से कहा कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं, जनरल चेकअप के लिए। पर मैं बिल्कुल ठीक हूं भैया, बस चलना। शादी से पहले चेकअप करवा लेना चाहिए। हम डॉक्टर मल्होत्रा के पास गए। वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे। मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई, वो रात की बात, कैफे की घटना। डॉक्टर मल्होत्रा ने प्रिया का पूरा चेकअप किया। ब्लड टेस्ट, बीपी, सब नॉर्मल था। आदित्य, शारीरिक रूप से प्रिया बिल्कुल ठीक है, पर ये जो एपिसोड्स तुम बता रहे हो, ये शायद साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से ऐसा हो सकता है। शादी की तैयारी, नई जिंदगी की टेंशन। तो क्या करें? मैं एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट का नंबर देता हूं, डॉक्टर संजीवनी रॉय। उनसे मिलो। मैंने नंबर लिया। उसी दिन अपॉइंटमेंट बुक कर लिया अगले दिन के लिए। पर उस रात
उस रात जो हुआ वो मुझे आज भी दहशत से भर देता है। रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं उठकर बैठ गया। फिर से आवाज आई, भैया। ये प्रिया की आवाज थी, पर कुछ अलग थी, खिंची हुई, विकृत। मैं बिस्तर से उतरा और दरवाजा खोला। हॉल में अंधेरा था। सिर्फ बालकनी की खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। प्रिया, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैं हॉल में आया और लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तरफ बढ़ा। तभी मुझे कोने में कुछ हिलता दिखा। वहां अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। मेरा दिल धक से रुक गया। कौन है? मेरी आवाज कांप गई। वो आकृति आगे बढ़ी। चांद की रोशनी में मैंने देखा, प्रिया थी, पर वो अजीब तरीके से खड़ी थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, बिल्कुल अप्राकृतिक कोण पर। उसके हाथ लटके हुए थे और वो मुस्कुरा रही थी, एक अजीब चौड़ी खौफनाक मुस्कान। प्रिया, तू ठीक है? मैं उसकी तरफ बढ़ा। भैया, उसने फिर से कहा, वही विकृत आवाज। मुझे भूख लगी है। क्या? अभी? ठीक है, मैं कुछ बना देता हूं। नहीं आन। उसका सिर दूसरी तरफ झुक गया, जैसे किसी कठपुतली का। मुझे खून चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया, ये मजाक अच्छा नहीं है। वो आगे बढ़ी, पर उसका चलने का तरीका वो सामान्य नहीं था। वो तैर रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। नहीं भैया, मैं प्रिया नहीं हूं। उसकी आवाज अब गहरी हो गई थी, एक पुरुष की आवाज। मैं पीछे हटने लगा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा फट जाएगा। तुम कौन हो? वो हंसी, एक भयानक कर्कश हंसी, और फिर अचानक वो मेरी तरफ लपकी। मैं चीखा और पीछे गिर गया। वो मेरे ऊपर आ गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे से इंच भर दूर। उसकी आंखें पूरी काली थीं। कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस अंतहीन काला अंधकार। तुम्हारा खून? उसने अपना मुंह खोला। उसके दांत वो नुकीले हो गए थे। प्रिया, रुक जा, मैंने चीख कर कहा, और अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, वो रुक गई। उसकी आंखें झपकीं और फिर से सामान्य हो गईं। वो मुझ पर गिर पड़ी, बेहोश। मैं वहीं फर्श पर लेटा रहा, हांफता हुआ, कांपता हुआ। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके प्रिया को हिलाया। प्रिया, प्रिया उठ। उसने आंखें खोली। भैया, हम फर्श पर? तुझे कुछ याद है? क्या याद? मैं तो सो रही थी। मैं उठा और उसे उठाया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। तू अपने कमरे में जा और सो जा, मैंने कहा। पर भैया, आप ठीक तो हैं? आप बहुत पसीने में हैं। मैं ठीक हूं, तू जा। प्रिया अपने कमरे में चली गई। मैं सोफे पर बैठ गया, सिर हाथों में लिए। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। यह कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा भयानक। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। मैं सोफे पर बैठा रहा, हर आवाज पर चौंकता हुआ। जैसे ही सुबह हुई, मैंने प्रिया को जगाया और हम सीधे डॉक्टर रॉय के क्लिनिक गए। डॉक्टर संजीवनी रॉय एक अनुभवी साइकेट्रिस्ट थीं। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, हर घटना, हर डिटेल। उन्होंने प्रिया से बहुत सारे सवाल पूछे। प्रिया ने हर बार यही कहा कि उसे कुछ याद नहीं। प्रिया, क्या तुम्हें कोई सपने आ रहे हैं? कोई बुरे सपने? डॉक्टर ने पूछा। प्रिया चुप रही कुछ देर, फिर धीरे से बोली, हाँ, एक सपना आता है, बार बार। कैसा सपना? मैं एक अंधेरी जगह में हूं, बहुत ठंडी जगह, और वहां कोई है। मैं उसे देख नहीं पाती, पर मुझे महसूस होता है। वो मुझे बुला रहा है, कह रहा है कि मैं उसके पास आ जाऊं। और तुम जाती हो? मैं नहीं जाना चाहती, पर मेरे पैर खुद चलने लगते हैं, और जब मैं करीब पहुंचती हूं तो मैं उसकी सांसें सुन पाती हूं, भारी सांसें। और फिर उसकी आवाज कांपी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है। और क्या दिखता है? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद को देखती हूं, पर वो मैं नहीं हूं। वो कुछ और है, मेरा चेहरा पहने हुए। डॉक्टर रॉय ने कुछ नोट्स लिए। आदित्य, मुझे लगता है प्रिया डिसोशिएटिव डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकती हैं, या शायद स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर। मैं कुछ दवाइयां देती हूं और हम वीकली सेशंस रखेंगे। अगले 1 हफ्ते प्रिया दवाइयां 100 मिलीग्राम प्रतिदिन लेती रही। पहले 2-3 दिन सब ठीक रहा। वो सामान्य थी, अच्छी नींद ले रही थी। पर चौथे दिन 26 जनवरी को फिर कुछ हुआ। 26 जनवरी की सुबह मैं देर से उठा। पिछली रात अच्छी नींद आई थी, कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। शायद दवाइयां काम कर रही थी, मैंने सोचा। मैं फ्रेश होकर बाहर आया। प्रिया, मैंने आवाज लगाई।
कोई जवाब नहीं। रसोई में गया, वहां कोई नहीं। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। बिस्तर खाली था, पर बिस्तर की चादरें बिखरी हुई थीं, जैसे किसी ने संघर्ष किया हो। प्रिया, मैं थोड़ा चिंतित हो गया। मैंने पूरा घर चेक किया, बाथरूम, बालकनी, हर कमरा। वो कहीं नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसका फोन मिलाया। फोन उसके कमरे में बजने लगा। वो उसका फोन यहीं छोड़ गई थी। प्रिया, तू कहाँ है? मैं जोर से चिल्लाया। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की सी मगर साफ। छट छट छट, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। आवाज ऊपर से आ रही थी। हमारा फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। ऊपर चौथी मंजिल पर कुछ पुराने स्टोर रूम थे जो बरसों से इस्तेमाल नहीं हुए थे। सीढ़ियां जो छत की तरफ जाती थीं, वो हमारे फ्लैट के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने थीं। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सीढ़ियां अंधेरी थीं क्योंकि वहां की लाइट महीनों से खराब थी। अब आवाज और स्पष्ट थी, और उसके साथ एक और आवाज, किसी की गुर्राहट, नीची जानवर जैसी गुर्राहट। प्रिया, तू ऊपर है क्या? मेरी आवाज कांप रही थी। आवाज रुक गई। पूरा सन्नाटा छा गया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अंधेरे में मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं आधी सीढ़ियां चढ़ा, मुझे कुछ दिखा। ऊपर अंधेरे में कोई बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। प्रिया, वो आकृति हिली। धीरे धीरे उसका सिर मेरी तरफ मुड़ा, पर सिर्फ सिर। शरीर वैसे ही बैठा रहा, पीठ मेरी तरफ, पर सिर सिर 180 डिग्री घूम गया। मेरी सांस अटक गई। वो प्रिया थी, पर उसका चेहरा, उसके मुंह के चारों तरफ कुछ लाल था, खून। उसके हाथ में कुछ था। अंधेरे में मैं ठीक से नहीं देख पा रहा था, पर वो कुछ चबा रही थी। प्रिया, मैं सीढ़ियों पर ही बैठ गया। पैरों में ताकत नहीं बची थी। उसने मुंह खोला। उसके दांतों के बीच कुछ फंसा था, कुछ सफेद, कुछ लाल। क्रंच। उसने फिर से कुछ चबाया, और फिर वो बोली, पर आवाज, वो प्रिया की आवाज नहीं थी। वो कई आवाजों का मिश्रण थी। पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ। भूख, बहुत भूख लगी थी। तू तू क्या खा रही है? मैं पूछने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक मरा हुआ कबूतर था, आधा खाया हुआ। उसके पंख नोचे गए थे, और उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं। मेरे मुंह से चीख निकल गई। प्रिया, या जो भी वो चीज थी, हंसी। उसकी हंसी सीढ़ियों में गूंजने लगी, एक भयानक, मानवीयता से रहित हंसी। फिर अचानक वो रुक गई। उसका शरीर लड़खड़ाया और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी। मैं तुरंत ऊपर भागा। वो बेहोश पड़ी थी। मृत कबूतर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। मैंने उसे उठाया। उसका शरीर बेजान सा था, बिल्कुल ठंडा। प्रिया, आंखें खोल! मैं उसे झकझोरा। उसने धीरे से आंखें खोली। वो सामान्य थीं अब। भैया, मैं यहां क्या कर रही हूं? उसकी नजर अपने हाथों पर गई जो खून से सने हुए थे। ये क्या है? वो देखते ही चीख पड़ी। मैं उसे तुरंत नीचे ले आया, उसे बाथरूम में ले गया और उसके हाथ मुंह धुलवाए। वो लगातार रो रही थी, कांप रही थी। भैया, मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्यों कुछ याद नहीं रहता? मैं भी रो रहा था। अपनी बहन को ऐसे देखना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना, हम इसका इलाज करेंगे। पर मैं जानता था, ये किसी इलाज से ठीक होने वाला नहीं था। उस दिन मैंने डॉक्टर रॉय को फोन किया और सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कि प्रिया को तुरंत एडमिट करना होगा, ऑब्जर्वेशन के लिए। नहीं भैया, प्लीज मुझे अस्पताल मत ले जाओ, प्रिया ने रोते हुए कहा। मैं डर जाऊंगी वहां अकेले। मैं असमंजस में था। एक तरफ उसकी सुरक्षा, दूसरी तरफ उसका डर। ठीक है, पर तू मेरे साथ ही रहेगी, मेरे कमरे में सोएगी और दवाई समय पर लेगी। उसने सिर हिलाया। उस रात मैंने अपने कमरे में एक और बिस्तर लगवा दिया। प्रिया ने दवाई ली और सो गई। मैं उसे देखता रहा। मेरी प्यारी छोटी बहन, उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था? करीब 11 बजे मुझे भी नींद आने लगी, पर मैं सोना नहीं चाहता था। डर था कि अगर मैं सोया तो फिर कुछ हो जाएगा, पर आंखें बंद होती जा रही थीं। अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। मैंने घड़ी देखी, 3:33 थे। मैंने प्रिया के बिस्तर की तरफ देखा। वो सो रही थी, पर
पर उसका शरीर अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ लहरा रहा हो। प्रिया, मैं धीरे से उठा। उसका शरीर रुक गया। फिर अचानक वो बिस्तर पर सीधी बैठ गई, एकदम सीधी, जैसे किसी ने डोरी से खींच दिया हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो सफेद थीं, बिल्कुल सफेद, जैसे उल्टी हो गई हों। प्रिया! मैं उसके पास गया। उसका सिर मेरी तरफ घूमा, धीरे धीरे, यांत्रिक तरीके से, और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, पर वो उसके होंठ नहीं हिले। आवाज सीधे उसके गले से आ रही थी। तुम उसे बचा नहीं सकते। कौन हो तुम? मेरी बहन को छोड़ दो। वो हंसी। वो अब सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, वो हमारी है। हम उसमें हैं, उसकी नसों में, उसकी हड्डियों में, उसकी आत्मा में। क्यों? क्यों उसे? क्योंकि उसने हमें बुलाया, उस रात, उस जगह पर। उसने दरवाजा खोला और हम आ गए। कौन सी रात, कौन सी जगह? प्रिया का शरीर हिलने लगा। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कई लोग एक साथ कराह रहे हों। तुम्हें याद नहीं? उसे भी याद नहीं, पर हम याद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। मुझे बताओ, कब हुआ ये? पूर्णिमा की रात, पीपल के पेड़ के नीचे, जहां मिट्टी काली है और हवा मौत की बू से भरी है। मैं सोचने लगा। पूर्णिमा, आखिरी पूर्णिमा 13 जनवरी को थी। उससे 2 दिन पहले प्रिया की ये हालत शुरू हुई थी। 13 जनवरी को वो कहाँ थी? मैंने खुद से पूछा। तभी मुझे याद आया, 13 जनवरी को प्रिया अपनी सहेली के साथ किसी मंदिर गई थी। उसने बताया था कि वो मन्नत मांगने जा रही है, शादी से पहले। वो मंदिर? कौन सा मंदिर था? प्रिया का शरीर फिर से लड़खड़ाया। उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं और वो बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं तुरंत उसके पास गया। प्रिया! प्रिया, उठ! वो बेहोश थी, पर सांस ले रही थी। मैंने तुरंत उसकी सहेली निशा को फोन किया। रात के 3 बजे थे, पर मुझे परवाह नहीं थी। 3-4 बेल के बाद उसने फोन उठाया। हेलो! उसकी आवाज नींद में डूबी हुई थी। निशा, मैं आदित्य बोल रहा हूं, प्रिया का भाई। हाँ भैया, इतनी रात को? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। 13 जनवरी को तुम और प्रिया कहाँ गए थे? 13 तारीख को हम शाम को एक मंदिर गए थे। कौन सा मंदिर? वो एक पुराना मंदिर है देहरादून से बाहर, जंगल में। मेरी दादी ने बताया था कि वहां मन्नत मांगो तो पूरी होती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मंदिर का नाम क्या है? कालिका मंदिर। पर भैया, वहां तो बस हम गए थे, पूजा की और वापस आ गए। क्या हुआ? वहां कुछ अजीब तो नहीं हुआ था? निशा चुप रही कुछ देर। भैया, दरअसल एक बात हुई थी। प्रिया मंदिर के पीछे चली गई थी। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। जब मैं उसे ढूंढने गई तो वो उस पेड़ के नीचे खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। जब मैंने उसे आवाज दी तो उसने पलट कर देखा और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कहीं खोई हुई हो। और फिर वो सामान्य हो गई, हंसी और बोली कि बस ऐसे ही खड़ी थी। हम वापस आ गए। पर भैया, रास्ते में प्रिया बहुत चुप रही, और जब मैं उसे छोड़कर जा रही थी तो उसने एक अजीब सी बात कही। क्या? उसने कहा, निशा, अगर कभी मैं बदल जाऊं तो तू मुझे भूल जाना। मैंने पूछा, ये क्या बात है? तो वो हंसकर टाल गई। मुझे लगा मजाक कर रही है। मैंने फोन काट दिया। तो ये वहीं हुआ था, उस मंदिर के पीछे, उस पीपल के पेड़ के नीचे। अगली सुबह जैसे ही प्रिया उठी, मैंने उससे पूछा, प्रिया, 13 जनवरी को तू निशा के साथ किस मंदिर गई थी? कालिका मंदिर। क्यों? वहां क्या हुआ था? कुछ नहीं तो बस पूजा की और वापस आ गए। तू मंदिर के पीछे गई थी? प्रिया की आंखों में कुछ कौन था? डर। हाँ, पर वो क्या हुआ था वहां? मुझे ठीक से याद नहीं। मैं मंदिर के पीछे गई, वहां एक पुराना पेड़ था, बहुत बड़ा, और मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मैं उस पेड़ के पास गई। जड़ों के पास कुछ पत्थर रखे थे, काले पत्थर, और एक मुखौटा भी था, लकड़ी का, बहुत पुराना। फिर 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 मुझे नहीं पता, जैसे मेरी याददाश्त में गैप है। अगली बात जो मुझे याद है वो ये कि निशा मुझे आवाज दे रही थी, तूने उस मुखौटे को छुआ था? प्रिया की सांस तेज हो गई। मुझे? हाँ, शायद। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे अपने चेहरे पर लगा लिया था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, पर जब मैंने उसे हटाया तो मुझे बहुत ठंड महसूस हुई, जैसे कोई मेरे अंदर घुस गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो यही थी वो घटना। प्रिया ने अनजाने में किसी चीज को न्योता दे दिया था।
भैया क्या मैंने कुछ गलत किया? प्रिया रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं, तू नहीं जानती थी, पर अंदर ही अंदर मैं जानता था, हमें उस मंदिर जाना होगा। जब आप वहीं थे, उस शाम मैंने रोहन को फोन किया और सब कुछ बताया, हर बात, हर घटना। पहले तो उसने यकीन नहीं किया। यार आदित्य, ये तो फिल्मों जैसी बातें हैं। मैं जानता हूं कैसी लगती हैं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रिया के अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे नियंत्रित कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इन चीजों के बारे में जानता हो। कोई तांत्रिक या पंडित या कोई भी। मेरे एक मामा जी हैं, रोहन ने कहा। वो बहुत पुराने किस्म के इंसान हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। शायद वो कुछ मदद कर सकें। उनसे मिलवा सकते हो? हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन हम रोहन के मामा जी से मिलने गए। उनका नाम था शंकर नाथ दीक्षित। वो देहरादून के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहते थे। 70 साल के होंगे, सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में सिर हिलाते रहे। बेटा, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ है वो बहुत खतरनाक है। तुमने जो मुखौटे के बारे में बताया, वो कोई साधारण मुखौटा नहीं था। तो फिर क्या था? कुछ तांत्रिक क्रियाओं में, खास तौर पर काली तंत्र में, मुखौटों का इस्तेमाल होता है। इन मुखौटों में आत्माओं को बांधा जाता है, पिशाच, भूत या और भी बुरी चीजें। जब कोई इन मुखौटों को अपने चेहरे पर लगाता है तो वो आत्मा उस इंसान में प्रवेश कर जाती है। पर इसका इलाज है ना? दीक्षित जी की आंखों में चिंता थी। इलाज तो है, पर बहुत कठिन है और खतरनाक भी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वो कौन सी आत्मा है। फिर हमें उस मुखौटे को नष्ट करना होगा और अंत में एक विधि करनी होगी, प्रिया के अंदर से उस चीज को बाहर निकालने के लिए। मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरी बहन को बचा लीजिए। ठीक है, पर पहले मुझे प्रिया से मिलना होगा। मुझे देखना होगा कि उसकी हालत कितनी गंभीर है। हम अगले दिन प्रिया को दीक्षित जी के पास ले गए। प्रिया नर्वस थी, पर मानने को तैयार हो गई। दीक्षित जी ने प्रिया को एक कमरे में बिठाया। कमरे में अगरबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें थीं। बेटी, घबराओ मत, मैं बस कुछ मंत्र पढ़ूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रिया ने सिर हिलाया। दीक्षित जी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। संस्कृत के श्लोक जो मेरी समझ से परे थे। पहले कुछ नहीं हुआ। प्रिया शांत बैठी रही, पर जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, मैंने देखा कि प्रिया बेचैन होने लगी। उसने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। दीक्षित जी ने एक लोटे से पानी लिया और प्रिया के माथे पर छिड़का। जैसे ही पानी उसके माथे पर गिरा, प्रिया चीख पड़ी, एक भयानक कर्कश चीख। नहीं, बंद करो, बंद करो ये। पर वो प्रिया की आवाज नहीं थी। दीक्षित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। प्रिया का शरीर हिलने लगा। वो कुर्सी पर से उछल पड़ी और पीछे हट गई, दीवार से सट गई। तुम कुछ नहीं कर सकते बूढ़े, वो गुर्राई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ये शरीर अब हमारा है। कौन हो तुम? दीक्षित जी ने दृढ़ता से पूछा। अपना नाम बताओ, प्रिया या वो चीज? हंसी। नाम? हमारे कई नाम हैं, कई रूप हैं। हम वो हैं जो अंधकार में रहते हैं, जो भूखे हैं, जो मांस और खून चाहते हैं। दीक्षित जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें एक ताबीज था। जैसे ही ताबीज प्रिया के करीब आया, उसका शरीर पीछे हटा, जैसे जलने से बच रहा हो। दूर रखो इसे, दूर, वो चीखी। दीक्षित जी ने तुरंत ताबीज प्रिया के गले में डाल दिया। जैसे ही ताबीज उसकी त्वचा को छुआ, प्रिया की चीख धीमी हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। मैं तुरंत उसके पास गया। प्रिया, प्रिया! उसकी आंखें बंद थीं, पर वो सांस ले रही थी। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। दीक्षित जी ने उसकी नब्ज चेक की। बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। रोहन दीवार के सहारे बैठ गया, हाथ से अपना सिर सहलाते हुए जहां उसे चोट लगी थी। यार, ये सब सच में हो रहा है ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा? काश सपना होता, मैंने कहा। हम प्रिया को घर ले आए। मैंने उसे उसके कमरे में लिटाया। ताबीज उसके गले में था। दीक्षित जी ने कहा था कि यह ताबीज उसके अंदर की चीज को कुछ हद तक नियंत्रण में रखेगा। यह ताबीज कब तक काम करेगा? मैंने पूछा था। दीक्षित जी गंभीर थे। कुछ दिन, शायद एक हफ्ता, पर यह स्थायी समाधान नहीं है। जो भी उसके अंदर है वो मजबूत है। धीरे धीरे यह ताबीज का भी असर कम होता जाएगा। तो फिर?
हमें जड़ से खत्म करना होगा। उस जगह जाना होगा जहां से यह शुरू हुआ, वो मंदिर, वो मुखौटा। उस रात रोहन और दीक्षित जी हमारे साथ ही रुके। हम तीनों हॉल में बैठे रहे, बारी बारी से प्रिया को चेक करते रहे। करीब रात के 11 बजे प्रिया को होश आया। मैं उसके पास बैठा था। भैया, उसकी आवाज कमजोर थी। हाँ, मैं यही हूं। उसने अपना गला छुआ, ताबीज महसूस किया। ये क्या है? एक ताबीज, तुझे सुरक्षित रखने के लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, मुझे याद है, मुझे सब याद है। मैंने रोहन को और आज दीक्षित जी के घर। शश, तेरी गलती नहीं है। पर भैया, मेरे अंदर कुछ है, मैं महसूस कर सकती हूं। जैसे कोई दूसरा इंसान मेरे दिमाग में बैठा हो। कभी कभी वो सोता है, तब मैं नॉर्मल होती हूं, पर जब वो जागता है, उसका शरीर कांपा। जब वो जागता है तो मैं खुद को नियंत्रण नहीं कर पाती। मैं देख सकती हूं, सुन सकती हूं, पर कुछ कर नहीं सकती। जैसे मैं अपने ही शरीर में कैद हूं। मेरा गला भर आया। अपनी बहन को ऐसे देखना। हम ठीक कर देंगे सब कुछ, कल हम उस मंदिर जाएंगे। वो मंदिर। प्रिया की आंखों में डर था। भैया, मुझे नहीं जाना वहां। पर जाना तो पड़ेगा। दीक्षित जी कहते हैं वहीं से शुरुआत हुई, वहीं खत्म भी होगी। अगली सुबह हम चारों तैयार हुए। दीक्षित जी एक बैग लेकर आए जिसमें कुछ धार्मिक सामान था। विभूति, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, एक पुराना शंख और कुछ हस्तलिखित मंत्र। ये सब क्यों? मैंने पूछा। अगर वो जगह वाकई शापित है तो हमें सुरक्षित रहना होगा। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती हैं। आप इन सब में विश्वास रखते हैं? बेटा, मैं 70 साल का हूं। इस उम्र में जो कुछ देखा है उसके बाद विश्वास करना ही पड़ता है। हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। रास्ते भर कोई ज्यादा बात नहीं की। प्रिया खिड़की से बाहर देखती रही, चुपचाप। मैं बार बार उसे देख लेता था, चेक करता था कि वो ठीक है या नहीं। 1.5 घंटे बाद हम उस इलाके में पहुंचे। जंगल घना था, सड़क टूटी फूटी। निशा ने बताया था, मुख्य रोड से एक कच्चा रास्ता जाता है, उसी पर 2 से 3 किलोमीटर चलो तो मंदिर आ जाता है। हमने वो कच्चा रास्ता ढूंढा। गाड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, गड्ढे बहुत थे, दोनों तरफ घना जंगल था। आखिरकार जंगल के बीच से एक पुरानी संरचना दिखाई दी। काले पत्थरों से बना एक छोटा सा मंदिर। दीवारों पर काई जमी थी, छत का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। हमने गाड़ी रोकी और बाहर निकले। सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा। कोई चिड़िया नहीं, कोई जानवर नहीं, बस हवा के झोंकों की आवाज। ठंड है यहाँ, रोहन ने कहा। सच में थी। जबकि जनवरी का महीना था और देहरादून में मौसम ठीक ठाक था, यहाँ अजीब सी ठंडक थी, अप्राकृतिक। प्रिया गाड़ी से उतरी और मंदिर को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ी देर, हम जल्दी ही निपट लेंगे। दीक्षित जी आगे बढ़े। हम उनके पीछे पीछे चले। मंदिर के मुख्य द्वार पर लकड़ी का एक टूटा हुआ दरवाजा था। दीक्षित जी ने उसे धक्का दिया और वो चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। हमने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। मंदिर के अंदर का दृश्य अजीब था। बीच में काली मां की एक मूर्ति थी। फर्श पर कुछ पुराने दिए पड़े थे, कुछ टूटे हुए नारियल। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे, कुछ समझ आते, कुछ नहीं। मंदिर के पीछे चलना होगा, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। हम मंदिर के पीछे की तरफ गए। वहां एक छोटा सा दरवाजा था। हम बाहर निकले और मैंने देखा एक विशाल पीपल का पेड़, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। पेड़ बहुत पुराना लग रहा था, शायद सैकड़ों साल पुराना। उसका तना मोटा था, छाल काली पड़ गई थी। पेड़ के नीचे वहां कुछ अजीब था। मिट्टी का रंग बाकी जगहों से अलग था, गहरा भूरा, लगभग काला। और पेड़ की जड़ों के बीच कुछ काले पत्थर एक गोलाकार पैटर्न में रखे थे। वहां, प्रिया ने इशारा किया, वो देखो, पत्थरों के बीच में कुछ पड़ा हुआ था। हम करीब गए। एक मुखौटा, लकड़ी का बना हुआ, पुराना। उसका रंग फीका पड़ गया था, कुछ जगह दरारें आ गई थीं। पर सबसे अजीब बात थी उसका चेहरा। आंखों के छेद बड़े और गहरे थे, मुंह खुला हुआ था जैसे चीख रहा हो। पूरे मुखौटे पर कुछ प्रतीक बने हुए थे, शायद संस्कृत के, पर बहुत पुराने और स्पष्ट। ये वही है, दीक्षित जी ने कहा। उन्होंने अपने बैग से विभूति निकाली और अपने माथे पर लगाई। तुम सब भी लगा लो। हमने विभूति लगाई। दीक्षित जी धीरे धीरे उस मुखौटे के करीब गए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, फिर मुखौटे को उठाने के लिए झुके। रुकिए, प्रिया अचानक चिल्लाई। हम सब चौंक गए। क्या हुआ?
मैंने पूछा। प्रिया का चेहरा पसीने से भीग गया था। मत छूइए उसे प्लीज, मुझे मुझे अंदर से आवाज आ रही है। वो कह रही है अगर किसी ने मुखौटा छुआ तो क्या? दीक्षित जी ने पूछा। वो मुझे मार देंगी पूरी तरह से। दीक्षित जी ने एक गहरी सांस ली। तुम उसकी बात मत सुनो बेटी, उसे अनसुनाह करो। वह सिर्फ तुम्हें डराना चाहती है, इसीलिए हम यहां आए हैं। इसे नष्ट करना होगा। उन्होंने बहुत सावधानी से कपड़े से मुखौटे को उठाया। जैसे ही मुखौटा जमीन से उठा, मुझे लगा जैसे हवा का रुख बदल गया। ठंडक और बढ़ गई। प्रिया ने अपना सिर पकड़ा। भैया, तू ठीक है? वो जाग रही है मेरे अंदर, वो जाग रही है। दीक्षित जी ने जल्दी से मुखौटे को कपड़े में लपेटा। हमें इसे जलाना होगा, पर यहां नहीं, किसी श्मशान में। पर प्रिया की हालत। तभी प्रिया की चीख निकली। वो जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, वो चिल्ला रही थी। मैं उसके पास दौड़ा। प्रिया! उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थीं, बस सफेदी दिख रही थी। उसका शरीर अकड़ रहा था। दीक्षित जी, कुछ करिए! दीक्षित जी ने तुरंत गंगा जल प्रिया के माथे पर छिड़का और मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिया का शरीर कुछ देर तड़पता रहा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। वो हाँफ रही थी, पर होश में थी। भैया, इतना दर्द हो रहा है मेरे सिर में, जैसे कोई अंदर से धकेल रहा हो। बस थोड़ी देर और, हम जल्दी श्मशान चलते हैं। हम मुखौटे को लेकर गाड़ी में बैठे। दीक्षित जी ने बताया कि यहां से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा श्मशान है, वहीं चलेंगे। पूरे रास्ते प्रिया बेचैन रही। वो बार बार अपना सिर पकड़ती, कराहती। मैं उसका हाथ पकड़े रहा। बस पहुंच गए, रोहन ने कहा। सामने एक खुली जगह थी। कुछ चिता बनाने की जगहें थीं, पर अभी कोई चिता नहीं थी। जगह वीरान थी। हमने गाड़ी रोकी और बाहर निकले। दीक्षित जी ने मुखौटे को एक जगह रखा और हमसे कहा कि लकड़ियां इकट्ठी करें। हमने आसपास से सूखी लकड़ियां जमा की और एक छोटी सी चिता बनाई। अब मैं मंत्र पढ़ूंगा, दीक्षित जी ने कहा। तुम सब दूर रहना। प्रिया, तुम सबसे दूर रहो। प्रिया पीछे हट गई। मैं और रोहन उसके पास खड़े हो गए। दीक्षित जी ने मुखौटे को चिता पर रखा और उसके चारों तरफ विभूति छिड़की। फिर उन्होंने माचिस से आग लगाई। जैसे ही आग की लपटें मुखौटे को छुईं, एक अजीब आवाज आई, जैसे हवा सीटी बजा रही हो। प्रिया फिर से चीखी, भैया रोको, प्लीज रोको। पर वो प्रिया की आवाज नहीं थी, वो कुछ अलग थी। प्रिया मेरी तरफ लपकी। उसकी ताकत, वो अप्राकृतिक थी। उसने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया। प्रिया नहीं! रोहन उसे रोकने की कोशिश करने लगा। प्रिया चिता की तरफ दौड़ी, जैसे वो आग में जाकर मुखौटे को बचाना चाहती हो। पकड़ो उसे! दीक्षित जी चिल्लाए। मैं उठा और प्रिया को पीछे से पकड़ लिया। प्रिया, रुक जा! वो संघर्ष कर रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, गहरी, कर्कश। छोड़ो मुझे, वो मेरा है, मेरा घर है। रोहन ने भी उसे पकड़ा। हम दोनों मिलकर उसे रोके रहे। हालांकि वो बहुत ताकत से लड़ रही थी। आग तेज हो रही थी, मुखौटा जल रहा था, और जैसे जैसे वो जल रहा था, प्रिया की चीखें तेज होती जा रही थीं। नहीं, मत जलाओ, नहीं! फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो हमारी बाहों में लुढ़क गई। मैंने उसे संभाला। प्रिया! उसकी आंखें बंद थीं। वो बेहोश हो गई थी। चिता में मुखौटा अब पूरी तरह जल रहा था। लपटें तेज थीं। दीक्षित जी लगातार मंत्र पढ़ते रहे। करीब 20 मिनट बाद मुखौटा पूरी तरह राख हो गया। सिर्फ काली राख बची थी। दीक्षित जी ने एक गहरी सांस ली। हो गया! मैं प्रिया को देख रहा था। उसका चेहरा शांत था। पहली बार इतने दिनों में उसका चेहरा शांत था। क्या ये खत्म हो गया? मैंने पूछा। देखते हैं, दीक्षित जी ने कहा। जब वो उठेगी तब पता चलेगा। हम प्रिया को गाड़ी में ले गए। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा। हम घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में प्रिया को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली। भैया, हाँ मैं यहीं हूं, तू कैसी है? मुझे अच्छा लग रहा है, सिर में दर्द नहीं है। और वो आवाज, वो गई है। मेरा दिल हल्का हुआ। सच में? हाँ, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली हूं अपने दिमाग में, कोई और नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया। शायद ये खत्म हो गया था। अगले 3 दिन बहुत शांति से बीते, बहुत ज्यादा शांति से। प्रिया सामान्य लग रही थी। सुबह उठती, नाश्ता बनाती,
दिन भर घर के काम करती। पर कुछ अलग था जो मैं शब्दों में नहीं बता सकता था। जैसे वो प्रिया थी, पर पूरी तरह प्रिया नहीं थी। उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। वो मुस्कुराती थी, पर मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। आंखें खाली रहती थीं। चौथे दिन सुबह जब मैं उठा तो प्रिया पहले से ही रसोई में थी, नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग भैया, उसने बिना पीछे मुड़े कहा। गुड मॉर्निंग, तू कब उठी? बस अभी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में प्रिया नाश्ता लेकर आई, परांठे और चाय। मैंने एक परांठा उठाया। ठंडा था, बिल्कुल ठंडा। प्रिया, ये तो ठंडा है। है क्या? अभी तो बनाया है। उसने अपना हाथ परांठे पर रखा। हाँ, ठंडा है। अजीब बात है, पर उसकी आवाज में कोई सरप्राइज नहीं था। बिल्कुल फ्लैट थी। मैंने परांठा गर्म करवाया और खाया। प्रिया सामने बैठी मुझे देख रही थी, बस देख रही थी, बिना झपकाए। तू नाश्ता नहीं करेगी? कल भी तूने ढंग से नहीं खाया था। मुझे भूख नहीं लगती भैया, पता नहीं क्यों। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर गई। उसकी उंगलियों के नाखूनों में कुछ काला था, मिट्टी जैसा। तेरे नाखूनों में ये क्या है? प्रिया ने अपने हाथ देखे। पता नहीं, शायद कल बर्तन मांजते वक्त, पर वो मिट्टी नहीं थी। मैं करीब से देख सकता था। वो कुछ और था, काला, सूखा हुआ। उस रात को ठीक 11:30 पर मैं अपने कमरे में लेटा हुआ फोन देख रहा था। तभी मुझे आवाज आई, धप धप धप, जैसे कोई कुछ पीट रहा हो। आवाज ऊपर से आ रही थी, छत से। मैं उठकर बैठ गया, ध्यान से सुना। धप धप धप। ये आवाज सीधे मेरे कमरे की छत के ऊपर से आ रही थी, पर हमारे ऊपर वाला फ्लैट तो खाली था। महीनों से कोई नहीं रहता था। मैं कमरे से बाहर निकला। हॉल में सब कुछ शांत था। प्रिया के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, शायद सो गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आया और लेट गया। आवाज बंद हो गई थी, पर रात को 2:47, मुझे एग्जैक्ट याद है क्योंकि मैंने घड़ी देखी थी। मेरी नींद खुली। कोई मेरे कमरे में था। मैं बिल्कुल स्टिल लेटा रहा, आंखें बंद रखी, पर मैं महसूस कर सकता था कोई खड़ा था मेरे बिस्तर के पास। सांसों की आवाज आ रही थी, धीमी गहरी सांसें। मैंने धीरे से आंखें खोली, बस थोड़ा सा। अंधेरे में मुझे एक सिलुएट दिखी। प्रिया थी, मेरे बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी, बिल्कुल स्थिर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं हिला नहीं, बस उसे देखता रहा। वो वहीं खड़ी रही। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बस मुझे देखती रही। फिर अचानक बिना किसी आवाज के वो पीछे मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। मैं तुरंत उठा और उसके पीछे गया। हॉल में झांका। वो अपने कमरे में जा रही थी। उसका चलने का तरीका अजीब था, बहुत स्मूथ, जैसे पैर जमीन को छू नहीं रहे हों। वो अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ा रह गया, कांपता हुआ। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने प्रिया से पूछा, रात को तू मेरे कमरे में आई थी? नहीं तो, मैं तो सो रही थी। क्यों? बस ऐसे ही। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं दिख रहा था। उसे सच में याद नहीं था। उस दिन मुझे ऑफिस जाना था। मैं जाना नहीं चाहता था, पर एक जरूरी मीटिंग थी। तू ठीक रहेगी अकेले? मैंने पूछा। हाँ भैया, कहीं बाहर मत जाना, घर में ही रहना। जी। मैं निकलते हुए भी बेचैन था। लिफ्ट में खड़े हुए मुझे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, पर मैं गया। शाम को 6 बजे जब मैं वापस आया तो बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड रामलाल ने मुझे रोका। साहब, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आपकी बहन, वो ठीक तो है ना? मेरा दिल धड़क उठा। क्यों, क्या हुआ? वो आज दोपहर को वो बिल्डिंग से बाहर निकली थी, मैंने देखा, पर उनका चलने का तरीका बहुत अजीब था। और उनके कपड़ों का क्या मतलब? रामलाल ने अपनी आवाज नीची की। साहब, उन पर मिट्टी लगी हुई थी और वो नंगे पैर थी। मैंने पुकारा, बहन जी, पर उन्होंने सुना नहीं, बस चलती रहीं मुख्य गेट की तरफ। फिर करीब 1 घंटे बाद वापस आईं, तब भी वही हालत। मैंने पूछा, आप ठीक हैं? तो उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराईं। पर साहब, वो मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे वो मुझे पहचान ही नहीं रही थी। मैं बिना कुछ बोले ऊपर भागा। फ्लैट का दरवाजा खोला। प्रिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। भैया, आप आ गए? तू आज बाहर गई थी? नहीं तो, मैं तो घर में ही थी पूरा दिन। प्रिया, झूठ मत बोल, रामलाल ने देखा तुझे।
उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आई, रियल कंफ्यूजन। भैया मैं सच कह रही हूं, मैं बाहर नहीं गई। मैं उसके करीब गया, उसके पैरों को देखा, साफ थे, कपड़े भी साफ थे। तूने कपड़े बदले? नहीं, ये सेम कपड़े हैं जो सुबह से पहने हुए हैं। मैं बाथरूम में गया, वहां देखा बाथटब में कुछ पानी जमा था, मैले गंदे पानी का, और उसमें मिट्टी तैर रही थी। मैं वापस हॉल में आया। तूने नहाया आज? हाँ, सुबह। दोबारा नहीं? नहीं। झूठ, साफ झूठ था। पर उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था जो बताता कि वो जानबूझकर झूठ बोल रही है। उसे याद नहीं था, उसे याद ही नहीं था कि वो बाहर गई थी। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं प्रिया के कमरे में सोऊंगा, उसे नजर में रखूंगा। भैया आप मेरे कमरे में क्यों सो रहे हैं? उसने पूछा। बस ऐसे ही, आज तबीयत ठीक नहीं है। तेरे कमरे का ऐसी अच्छा काम करता है। मैंने फर्श पर मैट्रेस बिछाई। प्रिया अपने बिस्तर पर सोई। रात के 11 बजे लाइट्स बंद कर दी। मैं लेटा रहा पर आंखें खुली रखी। प्रिया की सांसें नियमित थीं। वो सो गई लगती थी। 12 बज गए, 1 बज गया। मुझे भी नींद आने लगी। पर फिर 1:30 पर मैंने सुना, सांसें रुक गईं। मैं पूरा अलर्ट हो गया। प्रिया के बिस्तर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा। मैंने धीरे से सिर उठाकर देखा। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। तभी मुझे रियलाइज हुआ, प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। मैं तुरंत उठा और लाइट्स ऑन की। कमरा खाली था, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी। प्रिया! मैं घबरा गया। मैं कमरे से बाहर निकला। हॉल में देखा, कोई नहीं। रसोई में गया, खाली। बाथरूम में देखा, वहां भी नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो गई कहां? तभी मुझे आवाज आई ऊपर से, फिर से वही आवाज, धप धप धप। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा और ऊपर चढ़ने लगा। चौथी मंजिल, फिर छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियां। छत का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बाहर निकला और मैं जो देखा उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। प्रिया छत पर थी, पर वो खड़ी नहीं थी। वो छत के बिल्कुल किनारे पर थी, पर पेट पर उसका शरीर एक अजीब पोजीशन में था। वो चारों हाथ पैरों पर थी, जैसे कोई जानवर हो। उसका सिर नीचे की तरफ लटका हुआ था, बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे, और वो कुछ चाट रही थी, छत के फर्श को चाट रही थी। प्रिया! मैं चीख पड़ा। उसका सिर तुरंत उठा। उसने मेरी तरफ देखा। उसके मुंह के चारों तरफ कुछ काला लगा हुआ था, और उसकी आंखें चमक रही थीं, अंधेरे में जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। प्रिया, तू क्या कर रही है? मैं उसकी तरफ बढ़ा। वो अपनी पोजीशन से उतरी और सीधी खड़ी हो गई, बिल्कुल मैकेनिकली, जैसे कोई रोबोट हो। फिर उसने अपनी जबान से अपने होंठ छाटे और मुझे दिख गया, उसकी जबान सामान्य से ज्यादा लंबी लग रही थी। भैया! उसने कहा, पर आवाज वो नहीं थी। मुझे भूख लगी थी। तू क्या खा रही थी? उसने नीचे इशारा किया। मैंने फ्लोर देखा। वहां एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, आधा खाया हुआ। मेरे मुंह से चीख निकल गई। प्रिया, या जो भी वो थी, हंसी, वो भयानक खोखली हंसी। अब तुम जानते हो, अब तुम देख रहे हो, मैं बढ़ रही हूं, मजबूत हो रही हूं, और तुम्हारी बहन, वो मर रही है। नहीं प्रिया, लड़ो, उससे लड़ो, मैं चिल्लाया। उसकी आंखें झपकीं। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा उनमें प्रिया दिखी, रियल प्रिया। भैया मुझे बचाओ! बहुत धीमी आवाज, बहुत कमजोर। फिर वो आवाज चली गई और फिर से वो चीज वापस आ गई। तुम उसे नहीं बचा सकते। 1 हफ्ते में, बस 1 हफ्ते में, ये शरीर पूरी तरह मेरा हो जाएगा। और फिर उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। फिर तुम्हारी बारी आएगी। मैं पीछे हटा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं। फिर अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, प्रिया का शरीर लड़खड़ाया। वो जमीन पर गिर गई। मैं तुरंत उसके पास गया। प्रिया! उसने आंखें खोली। वो रो रही थी। भैया, मुझसे ये सब हो क्या रहा है? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। रात को मुझे कुछ याद नहीं रहता। सुबह उठती हूं तो मेरे मुंह में अजीब स्वाद होता है, मेरे कपड़े गंदे होते हैं, और मैं सपने देखती हूं भैया, भयानक सपने, जिसमें मैं चीजें करती हूं, बुरी चीजें। मैंने उसे गले लगा लिया। वो कांप रही थी। कल सुबह ही हम दीक्षित जी के पास जाएंगे, वो कुछ करेंगे, बस थोड़ा और बर्दाश्त कर।
अगली सुबह मैं सबसे पहले दीक्षित जी को फोन लगाया और रात की घटना बताई। उन्होंने गंभीरता से सुना। आदित्य, सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है। जो तुमने बताया, मरे हुए जानवर खाना, यह पिशाच का लक्षण है। वो प्रिया के शरीर को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल रहा है। मतलब ये कि अगर जल्द कुछ नहीं किया तो प्रिया का शरीर पूरी तरह बदल जाएगा। उसके दांत नुकीले हो जाएंगे, नाखून बढ़ जाएंगे और वो इंसान नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो अब क्या करें? आज शाम मैं आता हूं। मेरे साथ एक और व्यक्ति होंगे, तंत्र साधक। उनका नाम है अघोरी बाबा। वो इस तरह के केसेस में एक्सपर्ट हैं। हम आज रात ही कुछ करेंगे, इंतजार नहीं कर सकते। शाम को 7 बजे दीक्षित जी आए। उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति था, काफी लंबा, पतला, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। ये हैं अघोरी बाबा, दीक्षित जी ने परिचय कराया। बाबा ने मुझे देखा, फिर प्रिया को। प्रिया सोफे पर बैठी थी। लड़की को मेरे पास लाओ, बाबा ने कहा। उनकी आवाज भारी थी। प्रिया उनके पास गई। बाबा ने उसका चेहरा ध्यान से देखा, फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखा। प्रिया बेचैन हो गई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसकी नाड़ी देखी। फिर अचानक बाबा ने प्रिया का हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गए। ये बहुत गंभीर है, उन्होंने कहा। इस लड़की के अंदर जो है वो कोई साधारण भटकी हुई आत्मा नहीं है। ये कुछ बहुत पुराना है, बहुत खतरनाक है। आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? मैंने पूछा। कोशिश कर सकता हूं, पर गारंटी नहीं। और उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। प्रक्रिया में लड़की को दर्द होगा, बहुत दर्द। कोई और तरीका नहीं है? नहीं। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। भैया, मैं तैयार हूं। मैं कुछ भी सह लूंगी, बस इस चीज को मेरे अंदर से निकालो। बाबा ने अपने बैग से कुछ सामान निकाला। काली मिट्टी, कुछ जड़ी बूटियां, एक छोटा सा ढोलक और एक खंजर। हमें एक बंद कमरे में यह करना होगा। कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमने सबसे बड़े कमरे को चुना, मेरे माता पिता का पुराना कमरा। हमने फर्नीचर हटाया और बीच में एक खाली जगह बनाई। बाबा ने फर्श पर काली मिट्टी से एक बड़ा सा सर्कल बनाया, फिर उसके अंदर कुछ सिंबल्स बनाए, तांत्रिक चिन्ह। लड़की को सर्कल के बीच में बैठना होगा, उन्होंने कहा। प्रिया सर्कल के बीच में बैठ गई। उसका चेहरा पीला था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम दोनों, बाबा ने मुझे और दीक्षित जी से कहा, सर्कल के बाहर रहना, कुछ भी हो, अंदर मत आना, समझे? हमने सिर हिलाया। बाबा ने लाइट्स बंद कर दी। सिर्फ 2 मोमबत्तियां जलाईं, सर्कल के दोनों तरफ। फिर उन्होंने ढोलक उठाया और बजाना शुरू किया। धीमी, मोनोटोनस आवाज, और साथ में मंत्र पढ़ने लगे। ऐसे मंत्र जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। पहले 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। प्रिया शांत बैठी रही। फिर 10वें मिनट पर मैंने देखा प्रिया का शरीर कांपने लगा, हल्का सा। बाबा ने मंत्र तेज कर दिए। ढोलक की आवाज भी तेज हो गई। प्रिया का कांपना बढ़ गया। उसने अपने हाथ जमीन पर टिका लिए। नहीं ना, उसके मुंह से निकला, पर वो प्रिया की आवाज नहीं थी। बाबा ने खंजर उठाया और हवा में कुछ सिंबल्स बनाने लगे। प्रिया अचानक चीखी, एक कर्कश, भयानक चीख। बाहर निकल, बाबा गरजे। इस शरीर से बाहर निकल। नहीं, ये मेरा है, मेरा है, प्रिया चिल्लाई। पर वो आवाज, वो कई आवाजों का मिश्रण थी। प्रिया का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसकी रीढ़ पीछे की तरफ झुकी, इतनी कि उसका सिर लगभग उसकी पीठ को छू रहा था। प्रिया, मैं चिल्लाया और आगे बढ़ा। मत आओ अंदर, दीक्षित जी ने मुझे रोका। प्रिया का मुंह अप्राकृतिक रूप से खुल गया, इतना चौड़ा कि मुझे लगा उसका जबड़ा टूट जाएगा, और उसके गले से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, धुआं नहीं, कुछ और, कुछ जीवित। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर बाबा के मंत्रों से रुक रहा था। प्रिया का शरीर पूरी तरह कन्वल्शंस में चला गया। वो चीख रही थी, तड़प रही थी। भैया बचाओ, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब वो प्रिया की आवाज थी। मुझसे नहीं देखा गया। मैं सर्कल के अंदर घुसा। नहीं, बाबा चिल्लाए, पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने सर्कल क्रॉस किया, सब कुछ रुक गया। मोमबत्तियां बुझ गईं, ढोलक की आवाज बंद हो गई, प्रिया का चीखना बंद हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, पूरा सन्नाटा छा गया। आदित्य, तुमने क्या किया? बाबा की आवाज में दहशत थी। तभी अंधेरे में मुझे कुछ सुनाई दिया। हंसी,
धीमी, भयानक हंसी और फिर प्रिया की आवाज पर बदली हुई। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अचानक लाइट्स अपने आप ऑन हो गईं। मैंने देखा, प्रिया जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। प्रिया! मैं उसके पास गया। बाबा ने तुरंत मुझे पीछे धकेला। उससे दूर रहो। पर वो अब तुम्हारी बहन नहीं है, समझे? मेरा गला सूख गया। आपका मतलब? दीक्षित जी आगे आए। उनका चेहरा गंभीर था। आदित्य, जब तुमने सर्कल तोड़ा, प्रोटेक्शन टूट गई। हम उस चीज को बाहर खींच रहे थे, पर अधूरा रह गया। और अब उन्होंने प्रिया को देखा। अब शायद वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं लड़खड़ाया। बाबा ने प्रिया को ध्यान से देखा। उसकी सांसें चल रही थीं, पर बहुत धीमी। इसे बांधना होगा, बाबा ने कहा। क्या? नहीं, वो मेरी बहन है। अगर तुम उसे और सबको बचाना चाहते हो, तो इसे बांधना होगा। जब ये होश में आएगी, तो बहुत खतरनाक होगी। बहुत हिचकिचाहट के बाद हमने प्रिया के हाथ पैर रस्सी से बांधे और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मेरा दिल टूट रहा था ये सब करते हुए। करीब 1 घंटे बाद प्रिया को होश आया। उसने आंखें खोली और चारों तरफ देखा, फिर अपने बंधे हुए हाथों को देखा। भैया, ये मुझे क्यों बांधा है? उसकी आवाज नॉर्मल थी, प्रिया की आवाज। प्रिया, तू ठीक है? मैं उसके पास गया। हाँ, पर मुझे बांधा क्यों है? और ये लोग कौन हैं? उसने बाबा और दीक्षित जी को देखा। तुझे याद है क्या हुआ था? उसने अपना सिर हिलाया, कोशिश करते हुए याद करने की। मुझे रात तक क्या? मैंने पूछा। रात तक वो चीज फिर से जागेगी, और इस बार वो पूरी तरह कंट्रोल के बाहर होंगी। प्रिया घबरा गई। भैया, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि फिर से वो हो। प्लीज, कुछ करो। बाबा ने एक लंबी सांस ली। एक आखिरी रास्ता है, पर बहुत खतरनाक है। बताइए। हमें उस जगह जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ, उस पेड़ के पास। और वहां वहां एक प्राचीन विधि है, ऐसी विधि जो उस एंटिटी को परमानेंटली नष्ट कर सकती है। तो चलते हैं, अभी चलते हैं। नहीं, वो विधि सिर्फ अमावस्या की रात को ही की जा सकती है, और अमावस्या 3 दिन बाद है, दीक्षित जी ने कहा। पर 3 दिन तक हम क्या करेंगे? अगर वो चीज हर रात मजबूत होती जा रही है, तो इसीलिए इन 3 दिनों में लड़की को यहीं रखना होगा, बंधे हुए। मैं और दीक्षित जी यहीं रुकेंगे, हर वक्त नजर रखेंगे। प्रिया रोने लगी। भैया, मुझे 3 दिन ऐसे बंधे रहना होगा। मेरा दिल बैठ गया। मुझे माफ कर दो प्रिया, पर तेरी और सबकी सुरक्षा के लिए। उस रात की शुरुआत शांत रही। प्रिया बिस्तर पर बंधी हुई थी। मैं उसके बगल में कुर्सी पर बैठा था। बाबा और दीक्षित जी भी कमरे में थे, बारी बारी से आराम कर रहे थे। रात के 10 बजे प्रिया ने खाना खाने से मना कर दिया। भूख नहीं है भैया, कुछ तो खा ले। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 11 बजे उसने पानी मांगा। मैंने उसे पानी पिलाया। 12 बज गए। प्रिया की आंखें बंद थीं, शायद सो गई थीं। मैं भी थक गया था। मेरी आंखें बोझिल हो रही थीं। तभी 12 बजकर 30 मिनट पर अचानक मुझे आवाज आई, भैया। मैंने आंखें खोली। प्रिया मुझे देख रही थी। क्या हुआ? कुछ चाहिए? भैया, मुझे खुजली हो रही है हाथों में। प्लीज, रस्सी थोड़ी ढीली कर दो। नहीं प्रिया, बाबा ने मना किया है। प्लीज भैया, बहुत तकलीफ हो रही है, बस थोड़ी सी ढीली कर दो। उसकी आवाज में दर्द था। मैं उठा और उसकी रस्सियां चेक की। थोड़ी टाइट थीं। ठीक है, बस थोड़ी ढीली करता हूं। मैंने रस्सियां थोड़ी ढीली की, बस थोड़ी। थैंक यू भैया, प्रिया ने कहा और आंखें बंद कर लीं। मैं वापस कुर्सी पर बैठ गया। 1 बजा। 1 बजकर 30 मिनट बज गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी। आंखें बंद होती जा रही थीं। और फिर 2 बजे मैं सो गया। मुझे नहीं पता कितनी देर सोया, पर अचानक मेरी नींद एक आवाज से खुली। खट खट खट, जैसे कोई कुछ रगड़ रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी नाइट लैम्प जल रही थी। मैंने प्रिया की तरफ देखा। वो बिस्तर पर नहीं थी। मेरा दिल धक से रुक गया। प्रिया! मैं उठा। तभी मुझे कोने में कुछ हिलता दिखा। वहां, कमरे के अंधेरे कोने में प्रिया थी, कोने में बैठी हुई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, और वो आवाज खट 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 उसी से आ रही थी। प्रिया, तू वहां क्या कर रही है? और रस्सियां? मैंने देखा, रस्सियां टूटी हुई थीं। कटी हुई नहीं, टूटी हुई, जैसे बहुत ताकत से खींचकर तोड़ी गई हों। प्रिया!
मैं उसकी तरफ बढ़ा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और मैंने जो देखा उससे मेरी चीख निकल गई। उसके मुंह में खून लगा हुआ था और उसके हाथ में एक मरी हुई चिड़िया थी, आधी खाई हुई। भैया, उसने कहा, पर आवाज वो नहीं थी। शोर मत करो, मैं खाना खा रही हूं। उसने फिर से चिड़िया को अपने मुंह के पास लाया। नहीं प्रिया, रुक, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज से बाबा और दीक्षित जी की नींद खुल गई। वो तुरंत उठे। क्या हुआ? अरे, दीक्षित जी ने प्रिया को देखा। बाबा ने तुरंत अपने बैग से विभूति निकाली और प्रिया की तरफ फेंकी। जैसे ही विभूति उसे छुई, प्रिया चीख पड़ी और पीछे हट गई। मरी हुई चिड़िया उसके हाथ से गिर गई। मत करो, दर्द होता है, वो चीखी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिया दीवार से सट गई, जैसे बच रही हो। तुम तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं मजबूत हो रही हूं, उसने गरजते हुए कहा। फिर अचानक उसकी आंखों का रंग बदल गया, एकदम काला हो गया। पूरी आंखें, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस काला अंधकार। और फिर उसने अपना मुंह खोला, बहुत चौड़ा, अप्राकृतिक रूप से चौड़ा। उसके गले से एक आवाज निकली, गहरी, गूंजती हुई, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं चेतना हूं, मैं वो हूं जो 300 साल से उस मुखौटे में बंद थी। मैं पिशाच रानी हूं और अब मैं आजाद हूं। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया, इतना कि हमारी सांसें दिखने लगीं। तुम कौन थी? बाबा ने पूछा। प्रिया, या वो चीज, हंसी। मैं एक औरत थी, 1720 में। मेरा गांव था वहां, उस मंदिर के पास। मेरा नाम था चंद्रकांता। मैं सुंदर थी, बहुत सुंदर। और इसीलिए इसीलिए उस तांत्रिक ने मुझे चुना। किस लिए चुना? बलि के लिए, नर बलि। उसने मुझे और 9 और औरतों को मारा। हम सब युवा थीं। उसने हमें उस पीपल के पेड़ के नीचे मारा, हमारा खून बहाया, हमारी आत्माओं को उस मुखौटे में कैद किया, ताकि वो अपनी तांत्रिक शक्तियां बढ़ा सके। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर गांव वालों ने उस तांत्रिक को पकड़ा और मार डाला। पर मुखौटा मुखौटा रह गया और हम उसमें कैद रह गए, 300 साल तक, भूखे, प्यासे, पागल होते हुए। और अब हम आजाद हैं और हम भूखे हैं, बहुत भूखे। प्रिया का शरीर आगे बढ़ा। उसकी चाल, वो इंसानी नहीं थी। वो रेंगती हुई आ रही थी, चारों हाथ पैरों पर। बाबा ने एक ताबीज निकाला। रुक जा, एक कदम भी आगे तो क्या तुम मुझे मारोगे? मैं पहले से ही मरी हुई हूं। वो हंसी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। हम सब चौंक गए। कौन है? मैंने पूछा। भैया, मैं हूं, दरवाजा खोलो, वो प्रिया की आवाज थी। पर प्रिया तो यहां थी, हमारे सामने। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, फिर प्रिया की तरफ। सामने वाली प्रिया हंसी। कंफ्यूज्ड हो? अच्छा है, मजा आएगा। दरवाजा मत खोलना, बाबा ने कहा, वो इल्यूजन है। पर दरवाजे की खटखटाहट तेज हो गई। भैया प्लीज, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी। भैया, वो प्रिया की आवाज थी, मेरी बहन की, और वो रो रही थी। मेरा हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। नहीं, दीक्षित जी ने मुझे रोका। ये ट्रिक है। पर अगर सच में वो है तो? कमरे के अंदर वाली प्रिया अब जमीन पर लेट गई थी। उसकी आंखें बंद थीं। अब देखो, उसने कहा। असली प्रिया कौन है? दरवाजे की खटखटाहट बंद हो गई। फिर सन्नाटा। फिर दरवाजे के नीचे से कुछ आने लगा। कोई लिक्विड, काला, गाढ़ा। नहीं, वो खून था, काला खून। वो फर्श पर फैलने लगा। ये क्या है? मैं चीखा। बाबा ने विभूति उस खून पर फेंकी। खून फुफकारता हुआ पीछे हट गया, जैसे वो जिंदा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। खून गायब हो गया। कमरे के अंदर वाली प्रिया भी शांत पड़ी थी। क्या क्या खत्म हो गया? मैंने पूछा। नहीं, बाबा ने कहा, यह बस शुरुआत है। अगले 2 दिन और भी भयानक होंगे। वो चीज हमें डराने की, तोड़ने की कोशिश करेगी। हमें मजबूत रहना होगा। प्रिया धीरे से हिली। उसने आंखें खोली। वो फिर से नॉर्मल थी। भैया, क्या हुआ? मैंने फिर से कुछ किया? उसकी आवाज कमजोर थी। मैं उसके पास गया। इस बार बाबा ने नहीं रोका। प्रिया, तू ठीक है? उसने अपने हाथ देखे, मुंह के पास लाए। खून की बदबू महसूस की। नहीं, नहीं, मैंने फिर से कुछ खाया। वो रोने लगी। भैया, मुझे मार दो प्लीज, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैं राक्षस बनती जा रही हूं। मैंने उसे गले लगाया। नहीं, तू राक्षस नहीं है और हम तुझे बचाएंगे। बस 2 दिन और।
2 दिन की हिम्मत कर। हमने प्रिया को फिर से बांधा, इस बार और मजबूत रस्सियों से, और बाबा ने उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन सर्कल बनाई। अगला दिन और भी भयानक था। सुबह 10 बजे प्रिया को तेज बुखार आ गया, 104 डिग्री। उसका पूरा शरीर तप रहा था। यह क्या हो रहा है? मैंने बाबा से पूछा। उसका शरीर लड़ रहा है, उसकी अपनी आत्मा उस एंटिटी के खिलाफ लड़ रही है, इसीलिए बुखार है। दोपहर को प्रिया का बुखार 105 पहुंच गया। वो बेहोश हो गई। हमने उसे आइस पैक से ठंडा करने की कोशिश की। शाम को 6 बजे अचानक उसका बुखार गिर गया, एकदम नॉर्मल हो गया। पर जब उसे होश आया, कुछ बदल गया था। उसने मेरी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। प्रिया, मैं तेरा भाई हूं। आदित्य। भाई? मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया, मुझे पहचान, मैं आदित्य हूं। उसने अपना सिर हिलाया। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। प्रिया, मेरा नाम प्रिया नहीं है, मेरा नाम चंद्रकांता है। बाबा आगे आए। शुरू हो गया। उसकी मेमोरीज रिप्लेस हो रही हैं। वो एंटिटी उसकी असली यादों को मिटाकर अपनी यादें डाल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कल रात तक हमने कुछ नहीं किया तो प्रिया हमेशा के लिए चली जाएगी, सिर्फ चंद्रकांता रहेगी। उस रात सबसे भयानक थी। रात के 12 बजे प्रिया अचानक हंसने लगी, जोर जोर से, एक पागल औरत की तरह। क्या हुआ तुम्हारी बहन को? वो जा रही है। हाँ हाँ हाँ, वो मर रही है और मैं जी रही हूं। 1 बजे उसने गाने शुरू किए, पुराने गाने जो शायद 300 साल पहले गाए जाते थे, ऐसी भाषा में जो मैं नहीं समझता था। 2 बजे उसने चीखना शुरू किया, छोड़ दो मुझे, मैं जाना चाहती हूं घर, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। वो चंद्रकांता बोल रही थी, जैसे वो फिर से उस समय में जी रही हो जब उसे पकड़ा गया था। 3 बजे उसने विनती करना शुरू किया, नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जीने दो प्लीज। ये सुनना, ये सहन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो प्रिया की आवाज थी, प्रिया का चेहरा था, पर वो कुछ और जी रही थी, किसी और की मौत। 4 बजे वो एकदम शांत हो गई। उसने आंखें खोली और छत को देखा, फिर धीरे से बोली, भैया। मैं तुरंत उसके पास गया। प्रिया, तू वापस आ गई? भैया, मैं हार रही हूं, वो बहुत मजबूत है, मैं उसे लड़ नहीं पा रही। नहीं, तू लड़ती रह, बस कुछ घंटे और। भैया, अगर मैं नहीं बची, अगर वो जीत गई तो मुझे प्रॉमिस करो। क्या? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे मार देना, उस चीज को मेरे शरीर में मत जीने देना प्लीज। मेरा गला भर आया। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता। प्रॉमिस करो भैया, अगर मैं पूरी तरह बदल गई तो मुझे मार देना, वो मेरा आखिरी विश है। मैं रो पड़ा। प्रिया, प्रॉमिस करो। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह 6 बजे जैसे ही सूरज निकला, बाबा ने कहा, आज अमावस्या है, शाम को हम उस मंदिर जाएंगे और वहां आखिरी लड़ाई होगी। क्या वो ठीक हो जाएगी? बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सच्चाई थी। शायद या शायद नहीं, पर यह आखिरी मौका है। दोपहर को हमने प्रिया को गाड़ी में बिठाया। वो अर्ध बेहोश थी। बाबा ने उसे कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया था ताकि वो शांत रहे। हम चारों, मैं, प्रिया, बाबा और दीक्षित जी, उस मंदिर की तरफ चल पड़े। शाम के 5 बज रहे थे। सूरज डूबने वाला था। अमावस्या की रात आने वाली थी, और उस रात या तो प्रिया बचेगी या हमेशा के लिए खो जाएगी। रास्ते भर प्रिया चुप रही। उसकी आंखें बंद थीं, पर मैं जानता था वो सो नहीं रही थी। उसकी उंगलियां कभी कभी हिल जाती थीं, होंठ बुदबुदाते थे, जैसे अंदर कोई बातचीत चल रही हो। उसके अंदर लड़ाई चल रही है। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया और चंद्रकांता दोनों कंट्रोल के लिए लड़ रही हैं। कौन जीत रहा है? मैंने पूछा। बाबा चुप रहे। उनकी चुप्पी ही जवाब था। जैसे जैसे हम उस इलाके के करीब पहुंचे, आसमान का रंग बदलने लगा। लाल नारंगी से गहरा बैंगनी होता जा रहा था। सूरज डूब रहा था और अमावस्या की रात शुरू हो रही थी। शाम के 6:30 पर हम उस जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे। पेड़ों के बीच से मंदिर की टूटी फूटी छत दिख रही थी। गाड़ी रोकी, हम सब बाहर निकले। जंगल पहले से भी ज्यादा सन्नाटा था। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। हवा रुक गई थी। यह अच्छा संकेत नहीं है, दीक्षित जी ने कहा। इतना सन्नाटा,
जैसे प्रकृति भी डरी हुई हो। प्रिया को गाड़ी से उतारा। वो अपने पैरों पर खड़ी थी, पर लड़खड़ा रही थी। मैंने उसे संभाला। चल सकती है? मैंने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया, पर कुछ बोली नहीं। हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़े। बाबा सबसे आगे थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, तांत्रिक सामान से भरा हुआ। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहीं टूटा हुआ दरवाजा, वहीं अंधेरा अंदर। पर कुछ बदल गया था। दीवारों पर जो काई थी वो सूख गई थी, काली पड़ गई थी, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। यहाँ कुछ हुआ है, दीक्षित जी ने कहा। पिछली बार से अलग है। बाबा ने अंदर देखा। हाँ, ऊर्जा बदल गई है। पहले ये जगह सिर्फ वीरान थी, अब यहाँ कुछ जाग गया है। सीधे पीछे चलते हैं, पीपल के पेड़ के पास, बाबा ने कहा। हम मंदिर के पीछे गए। वो विशाल पीपल का पेड़ अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। उसकी शाखाएं काली छाया की तरह फैली हुई थी। पर सबसे अजीब बात थी, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। पूरा पेड़ सूख गया था, मृत। ये पिछली बार तो हरा भरा था, मैंने कहा। अब नहीं है, बाबा ने जवाब दिया। जब मुखौटा जला तो पेड़ भी मर गया, क्योंकि इस पेड़ की जड़ें उसी नेगेटिव एनर्जी से जीवित थीं। बाबा ने अपना बैग नीचे रखा और सामान निकालने लगे। मिट्टी के दिए, लाल कपड़ा, विभूति, कुछ अजीब से हर्ब्स, एक खंजर और एक पुराना पीतल का बर्तन। अब क्या होगा, मैंने पूछा। अब हम एक विधि करेंगे, सेपरेशन रिचुअल। इसमें हम उस एंटिटी को प्रिया के शरीर से अलग करने की कोशिश करेंगे और फिर उसे परमानेंटली डिस्ट्रॉय करेंगे। कितना खतरनाक है ये, बाबा ने मेरी तरफ देखा। बहुत। अगर कुछ गलत हुआ तो प्रिया की जान जा सकती है, या वो हमेशा के लिए बदल सकती है। मेरा गला सूख गया, पर कोई विकल्प नहीं था। बाबा ने पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सर्कल बनाया, लाल मिट्टी से। फिर उसके अंदर कुछ तांत्रिक सिंबल्स बनाए। प्रिया को बीच में बिठाओ, उन्होंने कहा। मैं प्रिया को सर्कल के बीच में ले गया। उसने जमीन पर बैठते हुए मेरा हाथ पकड़ा। भैया, मुझे डर लग रहा है। मैं यही हूं, कुछ नहीं होगा। उसने मेरी आंखों में देखा। अगर हो गया कुछ तो मैं चाहती हूं कि तुम जानो, तुम सबसे अच्छे भाई हो। प्रिया, ऐसी बातें मत कर। नहीं भैया, सुनो, अगर मैं नहीं बची तो खुद को ब्लेम मत करना। ये मेरी गलती थी। मैंने उस मुखौटे को छुआ था। मैंने उसे गले लगाया। तू बचेगी, तुझे कुछ नहीं होगा प्रिया। तेरा भाई है ना, तेरे साथ मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। अब पूरा अंधकार था। बाबा ने चारों दिए जलाए, सर्कल के चारों दिशाओं में। फिर उन्होंने अपना ढोलक उठाया। जब मैं शुरू करूं, उन्होंने मुझसे और दीक्षित जी से कहा, तो तुम दोनों सर्कल के बाहर रहना। कुछ भी हो, अंदर मत आना। इस बार अगर सर्कल टूटा तो हम सब मर जाएंगे। उनकी आवाज में जो गंभीरता थी वो मुझे डरा गई। बाबा ने ढोलक बजाना शुरू किया, धीमे, लयबद्ध और साथ में मंत्र, गहरे प्राचीन मंत्र। पहले कुछ मिनट कुछ नहीं हुआ। प्रिया शांत बैठी रही। फिर 5वें मिनट पर दियों की लौ अजीब तरह से हिलने लगी। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। 10वें मिनट पर प्रिया का शरीर हल्का सा कांपने लगा। 15वें मिनट पर उसने अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया। उसका मुंह खुल गया और उसके गले से आवाज निकली, तुम फिर से कोशिश कर रहे हो, मूर्ख हो। वो आवाज, वो गहरी भयानक आवाज। बाबा ने मंत्र और तेज कर दिए। प्रिया का शरीर अब जोर से कांपने लगा। उसके हाथ ऐंठे। नहीं, मैं नहीं निकलूंगी, ये शरीर मेरा है, चंद्रकांता चीखी। बाबा ने विभूति प्रिया के माथे पर छिड़की। प्रिया की चीख और तेज हो गई। उसका पूरा शरीर अब कन्वल्शंस में था। भैया, अचानक प्रिया की नॉर्मल आवाज आई। भैया, मुझे बचाओ, वो मुझे खींच रही है, अंदर गहराई में। प्रिया, मैं आगे बढ़ा। नहीं, दीक्षित जी ने मुझे रोका। सर्कल मत तोड़ो। बाबा ने अब खंजर उठाया। उन्होंने अपनी हथेली पर हल्का सा काटा। खून निकला। उन्होंने वो खून पीतल के बर्तन में गिराया। फिर उसमें कुछ हर्ब्स मिलाए। ये आखिरी स्टेप है, बाबा ने कहा। इसे प्रिया को पिलाना होगा। ये उस एंटिटी को कमजोर करेगा, पर प्रिया को भी बहुत दर्द होगा। करना पड़ेगा, मैंने कहा। बाबा सर्कल के अंदर गए। उन्होंने वो मिक्सचर प्रिया के होंठों के पास लाया। जैसे ही मिक्सचर प्रिया के होंठों को छुआ, उसके पूरे शरीर में झटका लगा। नहीं, ये क्या है? मैं नहीं पीऊंगी। जला रहा है, जला रहा है, चंद्रकांता चीखी। बाबा ने जबरदस्ती मिक्सचर प्रिया के मुंह में डाला।
प्रिया की चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान दर्द करने लगे, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लगती थी। फिर अचानक प्रिया का शरीर पीछे की तरफ झुका। उसकी पीठ जमीन से टच कर रही थी, पर उसके कंधे और सिर हवा में थे, जैसे कोई इनविजिबल ताकत उसे खींच रही हो। और फिर उसके मुंह से कुछ निकलने लगा, धुआं नहीं, कुछ और, काला, डेंस, जैसे काला तरल पदार्थ हो पर हवा में तैर रहा हो। ये निकल रहा है, बाबा चिल्लाए। दीक्षित जी, मंत्र पढ़ो अभी। दीक्षित जी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो काली चीज प्रिया के मुंह से बाहर आती रही और धीरे धीरे उसने एक आकार लेना शुरू किया। एक औरत का आकार, लंबे काले बाल, फटी हुई साड़ी, पर चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, धुंधला था, विकृत था। चंद्रकांता, बाबा ने कहा। वो आकार पूरी तरह बाहर आई और प्रिया के ऊपर मंडराने लगी। प्रिया का शरीर जमीन पर गिर गया। वो हिली नहीं। प्रिया, मैं चिल्लाया, पर मेरा ध्यान उस आकार पर गया। वो अब मुझे देख रही थी। उसका चेहरा अब मैं देख सकता था। वो सुंदर रही होगी कभी, पर अब वो विकृत था। 300 साल की पीड़ा, क्रोध और पागलपन उस चेहरे पर साफ दिख रहा था। तुम, उसने मेरी तरफ इशारा किया, तुमने मुझसे मेरा नया शरीर छीन लिया। वो तुम्हारा शरीर नहीं था, वो मेरी बहन है। तुम्हारी बहन? वो हंसी। मैं 300 साल से इंतजार कर रही हूं। थी 300 साल। तुम्हें पता है वो मुखौटे में रहना कैसा था? अंधकार में, हिल नहीं सकते, चीख नहीं सकते, बस एग्जिस्ट करते रहना। और जब मुझे आजादी मिली तो तुम उसे भी छीनना चाहते हो। तुम मुक्ति चाहती हो, बाबा ने कहा, या रिवेंज? चंद्रकांता बाबा की तरफ मुड़ी। दोनों। मैं चाहती हूं जो लोगों ने मुझे मारा वो सब मरे, पर वो तो मर चुके हैं। तो अब मैं उनकी संतानों को मारूंगी, इस गांव को, इस इलाके को, सबको। तुम पहले से ही मर चुकी हो चंद्रकांता। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है अब, तो मैं इसे अपना बना लूंगी। वो तेजी से बाबा की तरफ लपकी, पर बाबा तैयार थे। उन्होंने खंजर उठाया, जिस पर अब भी उनका खून लगा था, और चंद्रकांता के सामने रखा। चंद्रकांता तुरंत रुक गई, जैसे कोई इनविजिबल दीवार हो। यह खंजर पवित्र है, बाबा ने कहा। इसमें शिव का आशीर्वाद है। तुम इसे पार नहीं कर सकती। तो क्या? मैं यहां से जाऊंगी, दूसरे शहर जाऊंगी, दूसरे शरीर में घुसूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, हमेशा के लिए नहीं। दीक्षित जी आगे आए। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। पर हम तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति? चंद्रकांता ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। जिस तांत्रिक ने तुम्हें मारा वो मर चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की वो मर चुके हैं। अब सिर्फ तुम बची हो, अंधकार में, पीड़ा में। ये जिंदगी है तुम्हारी। चंद्रकांता की आकृति हिली। मैं 300 साल काफी नहीं थे? अब भी और भटकना चाहती हो, या शांति चाहती हो? पहली बार चंद्रकांता की आवाज में कमजोरी आई। शांति? मुझे याद ही नहीं कि शांति कैसी होती है। दीक्षित जी ने किताब खोली। ये मंत्र तुम्हें मुक्त करेंगे, तुम्हारी आत्मा को वहां ले जाएंगे जहां उसे होना चाहिए था 300 साल पहले। पर इसके लिए तुम्हें जाने देना होगा क्रोध को, नफरत को, बदले की भावना को। मैं नहीं कर सकती। ये सभी तो है जो मेरे पास बचा है। नहीं, तुम्हारे पास खुद को बचाने का मौका है, आखिरी मौका। चंद्रकांता की आकृति अब कमजोर होती जा रही थी, जैसे वो फेड हो रही हो। मैं थक गई हूं। इतने साल, इतनी पीड़ा। मैं बस सोना चाहती हूं। तो सो जाओ, दीक्षित जी ने धीमे से कहा। हमेशा के लिए, शांति में। दीक्षित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। संस्कृत के प्राचीन श्लोक। चंद्रकांता की आकृति अब रोने लगी। मैं डर रही हूं। अगर मैं गई तो कहां जाऊंगी? जहां सबको जाना होता है, बाबा ने कहा। अगली यात्रा पर, अगले जन्म में। तुम्हारा समय इस दुनिया में खत्म हो चुका है चंद्रकांता। आकृति अब बहुत फेड हो चुकी थी, लगभग पारदर्शी। मैं डरी हुई एक लड़की थी, बस 19 साल की। मुझे जीने का मौका नहीं मिला, और अब मिलेगा, दीक्षित जी ने कहा। अगले जन्म में, बिना किसी के शाप के, बिना किसी के बंधन के, मुक्त। चंद्रकांता की आकृति ने मेरी तरफ देखा। अपनी बहन का ख्याल रखना। वो ब्रेव है, उसने मुझसे लड़ा अंत तक। मैं रखूंगा। और मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलत किया।
फिर एक तेज रोशनी निकली दियों से, इतनी तेज कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। जब मैंने आंखें खोली, चंद्रकांता गायब हो चुकी थी। सर्कल के बीच में सिर्फ प्रिया पड़ी थी, बेहोश और सांस ले रही थी। मैं तुरंत उसके पास दौड़ा। प्रिया, प्रिया। उसने धीरे से आंखें खोली। भैया, हाँ मैं यहीं हूं। वो चली गई। मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर सिर्फ मैं हूं, कोई और नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, वो चली गई। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों रोने लगे। बाबा और दीक्षित जी ने राहत की सांस ली। हो गया, बाबा ने कहा, आखिरकार हो गया। हम उस रात देर रात घर पहुंचे। प्रिया बहुत कमजोर थी, पर वो ठीक थी। अगले कुछ दिन प्रिया को रिकवर होने में लगे। धीरे धीरे उसकी भूख वापस आई, उसकी हंसी वापस आई। 2 हफ्ते बाद एक दिन सुबह प्रिया ने मुझे बताया, भैया मुझे एक सपना आया रात को। कैसा सपना? मैंने चंद्रकांता को देखा, पर इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी, खुश लग रही थी, और उसने कहा, शुक्रिया मुझे आजाद करने के लिए। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। शायद चंद्रकांता को सच में शांति मिल गई थी।